दोस्तों, ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके 3 राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया था टीएमसी से, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ममता बनर्जी की सत्ता जाने के बाद ही जो 20 लोकसभा के सांसद अलग हुए थे, उसके अलावा राज्यसभा के सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। और इन सांसदों का कहना यह था कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरह से यहां पर अत्याचार हुए, वो उसको लेकर विचलित थे। खास तौर पे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद जिस तरह से टीएमसी पर सवाल उठे, उससे वो आहत थे। और ममता बनर्जी जिस तरह से केंद्र की सरकार से टकराती रही, उसके उलट उन्होंने ये देखा है कि जिन भी राज्यों में डबल इंजन की सरकार, यानी जिन राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी के साथ मिलकर के चल रहे हैं, उनका बहुत विकास हुआ है। इसमें त्रिपुरा का भी उदाहरण है, असम का भी उदाहरण है और सबके सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। और इसलिए इन सांसदों का कहना था कि हमने टीएमसी का साथ छोड़ दिया, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश की सेवा करेंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में मिलकर के जो देश की सेवा की जा सकती है, विपक्ष में रह करके भी लोग करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो बिल्कुल देश हित के मुद्दे पर सरकार के कभी साथ खड़ी नहीं हुई। और इसीलिए आपको बता दूं, वो 3 नाम है, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रे और प्रकाश चिक बड़काई। ये तीनों को श्रमिक भट्टाचार्य, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बाकायदा शामिल किया। और आपको यह भी बता दूं कि चुनाव के बाद यह तय किया गया था कि टीएमसी के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। तो लेकिन अभी तक यह पहली बार है कि राज्यसभा के 3 सांसदों को शामिल किया गया है। इससे आपको यह भी बताऊं कि राज्यसभा में जो 2/3 बहुमत बीजेपी को चाहिए, उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी मोदी सरकार अपना बिल प्रस्तुत करती है, जो देश हित के मुद्दे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि परिसीमन का मामला है और 33% महिला आरक्षण का मुद्दा है, पूरी विपक्षी पार्टी जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी, वो इसका विरोध कर रहे थे बिल का, और इसके कारण ये बिल पिछले सत्र में गिरा। मोदी सरकार इस पूरी कोशिश में है कि मानसून सत्र में इस बार ये दोनों बिल, यानी परिसीमन का बिल और 33% महिला आरक्षण, ये कमिटमेंट है मोदी का, और इसलिए इस बिल को पास करना चाहते हैं। उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। तो आप जानते हैं कि लोकसभा में बहुमत है, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए संख्या की बढ़ोतरी होना जरूरी है। राज्यसभा में भी संख्या के बढ़ोतरी होना जरूरी है। और इसीलिए पहले 7 राज्यसभा के सांसद, जो हमने देखा राघव चड्ढा, वो आम आदमी पार्टी के टूट कर आए थे, और अब ये टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद आए हैं। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि और संख्या भी बढ़ सकती है। तो यह संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, उनकी राज्यसभा में पावर बढ़ेगी, लोकसभा में ताकत बढ़ेगी। और फिर जो देश हित के मुद्दे अभी अटके पड़े हैं, जो महत्वपूर्ण बिल, जिसमें यूसीसी का बिल भी है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण बिल भी है, ऐसे बिल भी अभी पेंडिंग में हैं, जिनको मोदी सरकार पास कराना चाहती है। और इसीलिए अब यह तय किया कि लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई सांसद आना चाहता है, विचारधारा वो हो जो बीजेपी की विचारधारा है, और इस विचारधारा से यदि कोई सहमत है देश हित में, वो एनडीए के साथ आना चाहता है, तो उसका स्वागत है। भले ही वो अलग गुट में हो तो भी, जैसे आपने देखा कि जो 20 सांसद अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपीआई, उसमें विलय कर दिया। तो एनसीपीआई के सांसद और पूर्व टीएमसी सांसद वो यूसुफ पठान भी, अब खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी से मिले हैं। यानी वो वाला गुट भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, और वो एनडीए का गठबंधन का हिस्सा होंगे लोकसभा में। ये खबरें हैं, यानी दोनों सदनों में मोदी की ताकत बढ़ी है। अब आप इस मौके पर आप देखिए, जब ज्वाइन किया है तो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं। आसमुद्र हिमाचलेर बीजेपी কর্মীদের একটা স্বপ্ন ছিল যে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আমাদের সরকার তৈরি হবে, এবং যে মাটিতে দাঁড়িয়ে
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কাশ্মীরের ভারত ভুক্তি, ভারতীয় সংবিধানকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা, এক দেশে এক প্রধান এক বিধান এক নিশানের লক্ষ্যে যিনি শহীদ হয়েছিলেন, রহস্যজনকভাবে যাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল কাশ্মীরে কারাগারের অন্ধকূপে। আজকে দীর্ঘ উপেক্ষা, বঞ্চনা, অবহেলা, সামগ্রিকভাবে অত্যাচারের পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশীর্বাদে আমরা 2/3 আসনে জয়লাভ করে এখানে নতুন সরকার তৈরি করেছি। গত 50 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে সরকার দেখেছে সেগুলো দলের সরকার। প্রথমে বামফ্রন্ট সরকার দেখেছে, তারপর তৃণমূলের সরকার দেখেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের আশা এবং আমাদের একটাই প্রচেষ্টা, আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তৈরি করব। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন চাই। পশ্চিমবঙ্গে যা কিছু আছে তা ভারতবর্ষের খুব কম প্রদেশে আছে। পাহাড় থেকে সমুদ্র, খনিজ সম্পদ, মেধা, মূলধন, স্কিল লেবার, উর্বরা জমি, 3টি রাজ্যের সঙ্গে সীমানা, 3টি আন্তর্জাতিক সীমানা, উত্তর পূর্ব ভারতের গেটওয়ে, সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও আজকে কার্যত আমরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ভিন্ন রাজ্যের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো আসাম, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যায় মানুষ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরে আস্থা রেখে বা সেখানকার সরকারের ডাবল ইঞ্জিন সরকার বলুন, আসল বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত নয়, সমন্বয় চাই। 2 সরকারের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই আমাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে চাই। এই লক্ষ্যে যখন বাংলার প্রায় 95% বেশি মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছে, যখন ভাতৃহত্যার মধ্যে দিয়ে কেউ আরেকবারের জন্য নিজেকে ক্ষমতায় ধরে রাখতে পারেনি, যখন মানুষ ঔদ্ধত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একদলীয় একচেটিয়া একাধিপত্য কায়েম করার প্রচেষ্টাকে রুখে দিয়েছে, যখন মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং প্রত্যেকটি স্বশাসিত সংস্থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে চাইছে, এই সার্বিকভাবে আমাদের এই পরিস্থিতি দেখে আমাদের ভারতের রাজ্যসভার 3 জন বিদগ্ধ সাংসদ, যাদের রাজ্যসভার পারফরমেন্স যে অবস্থানই থাকুক না কেন, কিন্তু তাদের প্রতিনিয়ত যে যোগদান সেটা সর্বজন বিদিত, নতুন করে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শ্রী সুখেন্দু শেখর রায়, শ্রীমতী সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশজিৎ বারাইক, এই 3 জন রাজ্যসভার সদস্য, তারা ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন তারা তাদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এবং আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আমাদের দলে যোগদান করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, তার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কোভিড কালকে পেরিয়ে গিয়ে 120টা দেশকে সাহায্য করে এবং 60টিরই বেশি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রজেক্টের একটাও বন্ধ না করে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার পরেও পৃথিবীতে যে জিডিপিকে সর্বোচ্চভাবে ধরে রাখতে পেরেছে, উন্নয়নের গতিকে একইভাবে একই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তা দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন যারা অর্থনৈতিক সংস্থা আছে তারাও প্রশংসা করেছেন যে পৃথিবী যখন একটা মন্দার দিকে এগিয়ে চলেছে, ইউনাইটেড স্টেটসে যখন এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, ইউরোপের মানুষ যখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, তখন একমাত্র আলোর কিরণ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে। অন্তরিক্ষ থেকে সমুদ্র সর্বত্র এই সরকার নিজের সাফল্যকে দেখিয়েছে এবং আমাদের এ রাজ্যের যে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, তারা স্বল্প দিনের মধ্যেই আমরা যে সংকল্পপত্র মানুষের সামনে রেখে নির্বাচন করেছিলাম,
আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অধিকাংশই সরকার অ্যাড্রেস করছে। আপনারা জানেন এখানের মোটামুটি অর্থনৈতিক চিত্রটা পশ্চিমবঙ্গের কি ছিল যখন এই সরকার এসেছিল 2011 সালে এবং কোথায় গেছে। এই দীর্ঘ 50 বছরের অনুন্নয়ের খরা কাটিয়ে নতুন করে এখানে উন্নয়নের গতি আনতে তারা আমাদের দলের প্রতি আস্থা রেখেছেন এবং আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের দলে যোগদান করছেন। আমি সুখেন্দু দাকে বোন সকলকে, সুস্মিতা দেবকে এবং প্রকাশ ভাই প্রকাশকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি। সুস্মিতা এদিকে চলে এসো, এদিকে চলে এসো। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 भारत माता की पार्लियामेंट जय। कंपनी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद 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 প্রকাশ একটু এগিয়ে এসো। ঠিক আছে একটু নামালে হবে পরে। ঠিক আছে, পার্টির পতাকা হাতে নিলেই ঠিক আছে। थैंक यू दादा वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम ব্যাস নমস্কার। এর প্রশ্ন যদি কোনো থাকে কিছু। হ্যাঁ, ইয়া। भारत की राजनीति के बदले हुए स्थिति और उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रहे थे पिछले 50 सालों से, पहले 34 साल लेफ्ट फ्रंट और उसका बाद तृणमूल कांग्रेस का जो शासन रहा, पूरा हमारा जो युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था है उसको नकार के, उसको डिफाई करके जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों, सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश ठीक बराई, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, एक इकोनॉमिक डिजास्टर पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल की लोगों को वोटाधिकार छीन लिया गया था। इस बार 90% के ऊपर लोग मतदान किया। भय आउट भरसा इन, प्रधानमंत्री जी का जो जनता के सामने जो वादा था, लोग उसका ऊपर आस्था रखा। और हमारा ये 3 सांसद जो दिग्गज है, जिसका परफॉर्मेंस राज्यसभा में सबका जानकारी में है, अब आप मीडिया पर्सन तो और अच्छा जानता है इसके बारे में, ना इन लोगों को ना तरीके से परिचय कराने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हमारा जो बाजू वाला जितना सारे राज्य है, चाहे त्रिपुरा, असम, बिहार, जो बीजेपी रूल स्टेट है, उसका डेवलपमेंट है, और उसका साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल का कंपेयर करें तो ये विजिबल है यह क्या हो रहे थे और क्या होने वाला है।
हम लोग जो संकल्प पत्र सामने रखकर इस बार चुनाव पे गए थे, देश की प्रधानमंत्री पूरा जनता के सामने बार बार ये बात कहा कि अभी पश्चिम बंगाल को नया पीढ़ी को एक नया दौड़ में शामिल होना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल को सारा देश के साथ एक साथ चलना पड़ेगा। आप एक बार हम पे मौका दीजिए। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बन गया और श्यामा प्रसाद की भूमि, जो श्यामा प्रसाद इस पश्चिम बंगाल की जन्मदाता था, उसी का भूमि में उसका सरकार पहली बार आ गया। ये हमारा सब बीजेपी कार्यकर्ता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कार्यकर्ता है वो एक नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत के संविधान के लिए, कश्मीर को भारत में रखने के लिए और एक निशान एक विधान एक प्रधान के नारे पर जो भारत के संविधान के लिए पहला शहीद हुआ था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। तो ये सारे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर, हमारा पूरा विचार परिवार का साथ सबसे खुशी का माहौल है। और उसी खुशी में हमारा ऐसे 3 सांसद जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस्तीफा दे करके एक अपना स्टैंड लेकर के, जिस समय मोदी जी का साथ चलना है, एक साथ चलना है, पश्चिम बंगाल का विकास करना है। आज असम आगे जा रहा है, आज त्रिपुरा आगे चल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ त्रिपुरा में, हम लोग भी देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये कौन त्रिपुरा को देखा था और आज कौन त्रिपुरा को देख रहे हैं। डबल लाइन हो रहा है सभी जगह पे। तो असम को देखिए, तो सब को मिला के आज ये तीनों हमारा जो सांसद है, भूतपूर्व सांसद थे, वो आज हमारा पार्टी में शामिल हो गया। हमारे लिए खुशी का अवसर है ये, और सारा बीजेपी पार्टी खुश है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने का नाते हमारा सारे कार्यकर्ता, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा हमारा संगठन आज इस तीनों को मन से, दिल से, खुशी से अपना रहा है। धन्यवाद। পার্টিতে তো যোগদান করেছেন, কিন্তু রাজ্যসভা নিয়ে তো চর্চা চলছিল। আপনারা চর্চাটা করতে দিন না, একটু চর্চাটা চলুক না। কিন্তু আপনি শিলমোহর দিন না, আপনি তো পার্টির রাজ্য সভাপতি, আপনি শিলমোহর দিলে তো খবরটা স্পষ্ট হয়। রাজনীতিতে তো জল্পনা বলে কিছু করতে পারে। রাজনীতিতে জল্পনা না হলে সংবাদ মাধ্যম চলবে কি করে? তোমার সন্ধ্যাবেলার রাজনৈতিক রূপচর্চা কি করে চলবে? রাজ্যসভায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সুখেন্দু শেখর রায়, আমরা একাধিকবার আপনার মুখে সুখেন্দু বাবুর বাবার কথা, সুখেন্দু বাবুর কথা আমরা একাধিকবার এই পার্টি অফিসে শুনেছি। সুখেন্দু তাকে কি না, সুখেন্দু বাবুর বাবার কথা শুনেছেন, সুখেন্দু বাবুর কথা শুনেননি। শুনেছি আপনার মুখ। হ্যাঁ, আমি বলেছি তার পরিচয়। শিবেন্দু শেখর রায়কে তো কম লোক চেনে, সুখেন্দু শেখর রায়কে ঘটনার চক্রে বা দুর্ঘটনা চক্রে বেশি লোক চেনে, সেই জন্য তার নামটা বলতে হয়েছে। এই আনসাং হিরোরা তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। শিবেন্দু শেখর রায়ের জন্য আজকে ফরাক্কা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, মালদাকে এই দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি যদি না থাকতেন, আর যারা ওখানের লিগ্যাসিকে এনজয় করছে, তারা কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে কোন দিকে ছিলেন সেটাও কিন্তু মানুষরা জানেন। তো এই ইতিহাসগুলো এই সরকারের আমলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। আমাদের ইতিহাসকে তো বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে, অনেক জিনিস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যে বিপ্লবীদের ইতিহাস, তাদের যে মর্যাদা কোথায় পেয়েছে, কোথায় রানী শিরোমণি, তার অবদান কি কোনোদিন স্বীকার করেছে? বা আমাদের রানী রাসমণির যে প্রাপ্য মর্যাদা এই সমাজে হওয়া উচিত ছিল, তিনি কি তা পেয়েছেন? তো এর তো প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। রাজ্যসভাটা তাহলে কি হচ্ছে? তার মাঝখানে আপনি রাজ্যসভা এখান থেকে জয়েন করিয়েছেন আজকে 3 পদত্যাগী সাংসদকে, যাদের মধ্যে 2 জন পশ্চিমবঙ্গে, সুস্মিতা দেব অসমে। এরপরে কি সুস্মিতা দেব পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করবেন নাকি সারা ভারতবর্ষের বিজেপির কাজ করবে? কি বিজেপিতে তো ওইরকম হয় না, বেঙ্গল লাইন, কেরল লাইন, আসাম লাইন হয় না, বিজেপির একটাই লাইন। কি বললে? আরে হ্যাঁ, এখনো তো তাই বলছি। এক্সেপশন প্রুফ দ্য ল আছে না, ব্যতিক্রম তো থাকবেই, বিচ্যুতি নয়, ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমী ঘটনা, ব্যতিক্রমী চরিত্রের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে
দলও নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। দাদা, পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এই পার্টি কি তাহলে এই অভিযোজনটা, ব্যতিক্রমের ওই অভিযোজনটা বজায় রাখবে? হ্যাঁ, আপনি এই যে বললেন যে তৃণমূলের 4 ঘন্টার তৃণমূলের জন্য দরজা বন্ধ। যারা মানুষের সম্পত্তি লুট করেছেন তাদের জন্য দরজা বন্ধ। নির্বাচনের আগে আমি বারবার আহ্বান জানিয়েছি কংগ্রেসের ভোটারদের কাছে, বামপন্থী ভোটারদের কাছে, এবং স্পষ্ট করে এটা বলেছিলাম, যারা চাকরি বিক্রি করেননি, চাকরি কেনেননি, সিন্ডিকেটে অংশগ্রহণ করেননি, যারা নিরপরাধ মানুষের ওপরে নিজের আধিপত্যবাদ চাপিয়ে দেননি, যারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে পদদলিত করে দেননি, যারা টেন্টেড নন, যারা অপ্রাসঙ্গিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাসঙ্গিক করবার জন্য বিপরীত পরিস্থিতিতে নিজের ঘাম রক্ত দিয়ে দেওয়ালে ঘাসফুল চিহ্ন এঁকেছিলেন, তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আপনারা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে, আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে এই নির্বাচনে তৃণমূলকে সরিয়ে দিন। সুতরাং এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। আপনি আশা করব এরা প্রত্যেকেই গুণীজন, বিদগ্ধ মানুষ, এদের নামের আগে পদত্যাগী, দলত্যাগী বা তৃণমূলী এই শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না। প্রত্যেকেরই একটা অতীত আছে, সাধুরও একটা অতীত থাকে। এই মুহূর্তে সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশজিৎ বড়াইকের একমাত্র পরিচয় তারা বিজেপি কর্মী। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে আজকে অন্য প্রসঙ্গ ছিল। একটা প্রশ্ন, এটা আমাদের আজকে খবরটা হচ্ছে, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দেখা গেল যে মেন্টালি হেরে যাওয়া বিধায়ক, বলবো না, সে গেল, গিয়ে বৈঠক করলো, মানুষজনের সঙ্গে কথা বললো, কিন্তু কোনো পদে আছেন? আপনি বারে বারে বলছেন যে কোথায় কি বৈঠক কে করেছেন আমার সঙ্গে জানা নেই, কিন্তু একজন রাজনৈতিক কর্মী, সে তারও একটা দায়িত্ব থাকে, সমাজের যে কোনো মানুষের দায়িত্ব আছে। আপনিও গিয়ে কারোর সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন, কিন্তু এ ধরনের কিন্তু বিধায়ক কিংবা যিনি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, দুটোর মধ্যে অবশ্যই একটা পার্থক্য থাকে। একজন নাগরিক হিসেবে তিনি যদি বৈঠক করে থাকেন, কারোর সঙ্গে করে থাকেন, আমার জানা নেই করেছেন কিনা। ছবি যদি আপনার কাছে থাকে, সেটা আমি ছবিটা দেখিনি, তাহলে তিনি করতে পারেন। কিন্তু পার্টি কাউকে, যিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন, তাকে এই মুহূর্তে যদি এই ধরনের কোনো বৈঠক করে থাকেন, এর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। सुना आपने? तो ये श्रमिक भट्टाचार्य हैं और जो बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी विचारधारा से सहमत होते हुए जो लोग मिलना चाहते थे, देश सेवा करना चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनको हमने बहुत सोच समझकर इसमें शामिल किया है। और आपको अगली खबर भी बता दूं कि अब भारतीय जनता पार्टी इनको, जो बाकी इनका कार्यकाल बचा है, उसके लिए अब इनको चयनित करेगी। यानी जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें उपचुनाव में ये जो डेट है 14 जुलाई नॉमिनेशन की है और 24 जुलाई को इसके लिए वोटिंग होगी। निश्चित रूप से ये तीनों फिर से सांसद बनेंगे, लेकिन इस बार टीएमसी का इनके ऊपर बैच नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहलाएंगे। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। ज्वाइन करने के बाद तीनों जो पूर्व सांसद है, उन्होंने भी मीडिया से बात की है और अपनी राय रखी है, और तीनों का लगभग यही कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उनकी विचारधारा को लेकर के हमें लगा है कि हम भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ें, जिसने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पर विरोधी गुट रुख अपनाया था, और जो अपराधी थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो नहीं की। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। सवाल किया मुझसे, जिस समय का बात आप कर रहे हैं वो एक इत्तेफाक था, आज भी जो हो रहा है वो भी इत्तेफाक है। समझ गया क्या बोलना चाहता हूं? उस समय का जो परिस्थिति था, उस समय राष्ट्रवादी जनता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे बंगाल में जो कदम उठाए थे, जिसके वजह आज पश्चिम बंगाल बोल के एक भूखंड को हम पिछले 75 साल 80 साल से देख रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहे हैं। ये नहीं होता। ये इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सबको मालूम है। उसमें मेरे पिताजी का भी थोड़ा सा योगदान था, जो कि हमारे
प्रिय नेता राज्य बीजेपी का अध्यक्ष महोदय सभी भट्टाचार्य ने खुलासा किया मेरे बारे में, मेरे बहन सुष्मिता के बारे में, मेरे भाई प्रकाश के बारे में, तीनों के बारे में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज इस वक्त क्षण में हमने बीजेपी पार्टी का हेडक्वार्टर में बीजेपी पार्टी में हम लोग योगदान किए हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप बोलिए, आप ही बोलिए। तो सवाल बहुत कुछ उठ सकता है मेरे मन में इस वक्त क्षण में, इस आनंद की एक जो घड़ी है, ये आनंद की घड़ी में मेरे दिल में ये गुनगुनाता है कि जो पिछले सरकारें थी, खास करके 34 साल की वाम मोर्चा और 15 साल की तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, कुल मिला के 49 साल जो बीत गए, इस 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया, जहां एक के बाद एक कारखाना बंद हो चुका। जो बंगाल देश को नेतृत्व देता था इंडस्ट्री में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब मेडिकल ट्रीटमेंट में, हर जगह घोटाला ही घोटाला, हर जगह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जला दो, बिता दो, ये जो नाराबाजी हम बचपन से सुनते सुनते बुरा हो गए। इस रेगिस्तान में आज बंगाल की आम जनता ने निर्णय लिया है। हमने सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, वाम मोर्चा को देखा, तृणमूल को देखा, लेकिन बीजेपी को कभी हमने मौका नहीं दिया। इस बार जनता खामोश थे, इसलिए आप लोगों का किसी भी चैनल में कोई वो जो समीक्षा निकालते थे, इस बार कोई समीक्षा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? किसी को पूछा गया, उन्होंने बोला कैसे निकलेगा। हम आम जनता से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते, सब चुपचाप है, खामोश है। ये खामोशी का जो वातावरण पैदा हुआ था, उससे जो लोग हम जैसे 59 साल राजनीति में है, समीर जी भी बहुत दिनों से है, सुष्मिता भी है, तो ये जो खामोशी का भी एक आवाज होता है, ये खामोशी का आवाज जो लोग सुन पाए, जो लोग समझ पाए, वो समझ गए कि क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में 97-96% जो कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि पोलिंग हुआ है इस बार। जिस जनता ने 2025 की अप्रैल मई महीना में 42 लोकसभा सीट के अंदर 28 सीटों में तृणमूल को विजयी बनाया, 4 महीना बाद जब आरजी कर कांड घटा, सारा बंगाल की आम जनता सड़क पे आ गई। लाखों की संख्या में ये लोग राजनीति के साथ सब जुड़े हुए नहीं थे, सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जो प्रवासी भारतीय लोग हैं, वो भी वीकेंड में अपना प्रदर्शन किया। दैट वाज द लास्ट वार्निंग ऑफ द पीपल टू द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव हु कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, शी इज फिनिश्ड, दिस पार्टी इज ओवर। तो बेकार चर्चा है, वो सब चर्चा करने से कोई जरूरत नहीं है। हम विश्वास रखते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस से हमारे मन में जो आज भावना उदय हुआ है कि बंगाल अपने जो कि सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, रेनेसां इनाम हुआ था, आज़ादी का बाद भी बंगाल सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, वो अपने आप को खींचते खींचते पीछे लाया है, ताकि ऐसे हर समय एक केंद्र विरोधी जिहाद सबके मन में आ गया, सबके मुंह में आ गया, यही राजनीति बन गया। बंगाल का राजनीति का मतलब केंद्र विरोधी। अरे वो केंद्र सरकार कोई भी हो, वो भी जनता की निर्णय से चुनाव में जीत के आए हैं, वो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं है। तो उसके खिलाफ हम हमेशा चिल्लाते रहे, केंद्र हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, और करते करते एक जैसा कोई सेपरेटेड आइलैंड में हम आ गए, भारत की मैप से हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, ऐसा महसूस होने लगा बहुत दिनों से। ये से सारे आम जनता का ये भावना उदय हुआ कि हम क्या भारत के बाहर है क्या। हमेशा हर दूसरे राज्यों में शासक
और विरोधी दोनों एक साथ केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपने राज्य के उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, कोई कर्मसूची के लिए रूपायित करना है, वास्तवायित करना है, इसके लिए। और हमारे यहाँ हम कितना ज़्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे बच्चे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया बंगाल का। 3 जनरेशन बर्बाद हो गया। जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए। ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य। कभी भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी का इस विकसित भारत की कर्मसूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। तो ये सरकार तो जाने वाला है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो बंगाल के बारे में जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था कि चुनाव होगा, SIR होना चाहिए। इसमें बहुत पानी है, इसमें वोटर लिस्ट में ये पानी को निकाल के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने किया और 2.5 लाख आधा सेना तैनात करके, जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी भी बताया कि बंगाल की आम जनता को जो वोटाधिकार उसको वापस दिया है। नहीं तो 150-200 सीट पे तो रिगिंग होता था हमेशा। तो वहाँ से ये बंगाल को मुक्त किया, भय मुक्त किया। और अभी जो सरकार शुभेंद्र जी के नेतृत्व में आया है, जैसे कि श्रमिक जी और उनके जो साथी लोग हैं, पदाधिकारी है, शुभेंद्र जी मुख्यमंत्री, उनका दूसरे मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, संकल्प पत्र की जो है उसमें उसके हिसाब से वो लोग काम बहुत जल्दी से शुरू किया। रुकावट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाधा डालने का आदमी सब मिट गया। वो लोग भी है और बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, लेकिन उसको फिक्र नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ जनता के राज कायम हुआ है। समीक जी ने बताया, शुभेंद्र जी ने भी बताया, ये आम जनता का सरकार है, किसी व्यक्ति का नहीं। और विकसित भारत बनेगा। बंगाल को फिर से अगर इस रेगिस्तान में कोई ओएसिस बनेगा, मरुद्यान अगर बनता है, तो मेरे विचार से वही सबसे बड़ा काम होगा इस बार बंगाल के लिए। সুস্মিতা দিকে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। সুস্মিতা দিদি, আপনি তো এতদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যক্ষ করেছেন, একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা এখানে ঘটেছে। বিজেপিতে আজকে আপনি যোগ দিলেন, কোন কারণটা বিজেপির প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করলো? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔদ্ধত্য, তার মহিলাদের প্রতি অসম্মান, নাকি বিজেপি নরেন্দ্র মোদী, সমীর ভট্টাচার্যদের উন্নয়নের কথা, রাজ্যে ক্ষমতায় আসা, কোন কারণটা আপনাকে বিজেপিতে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করলো আজকে? আমি সংক্ষেপে বলবো যে কথাটা শ্রদ্ধেয় সভাপতি সমীকদা বলেছেন, তার বিজেপির যে রাইজটা হচ্ছে আজকে শুধু বেঙ্গলে প্রথমবার হয়নি, কিন্তু আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, আমি বলতে গেলে ফুল টাইম রাজনীতিবিদ। আই এম নট আ পার্ট টাইম পলিটিশিয়ান, অ্যান্ড আই এম আ সিরিয়াস পলিটিশিয়ান। সো আমি এটা চারদিক থেকে দেখছি দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ প্রাইম মিনিস্টার মোদি, যেটা অপোজিশন বারবার পোলারাইজেশনের কথা বলে। আমি আসামের থাকি, সেখানের অভিজ্ঞতার থেকে বলছি, এবং সুখেন্দুদা যেটা বলেছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট আর ডেলিভারি, তারপরে আমি তৃণমূলের কথা বলছি। ডেলিভারি মানে কি, যে আমার ম্যানিফেস্টোতে স্কিম আছে, আমার টুইটার হ্যান্ডেলে প্রকল্প আছে, কিন্তু সরজমিনে গেলে কিছু নেই। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন কংগ্রেস অ্যান্ড বিজেপি। আমি আজকের থেকে তো কংগ্রেসকে দেখছি না, আমি রাজীবজির সময় থেকে যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, and he had said the most important thing that 1 টাকার কাজ করলে 25 পয়সা করছে। That is the culture of Congress and Trinamool. মোদিজির সমালোচনা অনেকেই করে, কিন্তু it cannot be denied যে লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং, লাস্ট মাইল ডেলিভারি ইজ এক্সেলেন্ট।
আর আমি তৃণমূল যখন জয়েন করেছিলাম আমার একটা অ্যাসপিরেশন ছিল যে আমি ন্যাশনাল এক্সপ্যানশনে ইন্টারেস্টেড ছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না দ্যাট যে ধরনের ন্যাশনাল এক্সপ্যানশন বা অ্যাসপিরেশন বা অ্যাকসেপ্টেন্স প্রাইম মিনিস্টার মোদির আছে এরকম দ্বিতীয় কোনো নেতা আজকে এই দেশে নেই। ইট ইজ আ ফ্যাক্ট। আর আমি কোনোদিনই বেশি নেগেটিভ কথা বলি না, কিন্তু আমার খুব দুঃখ হয়েছে, কারণ আমরা ছোটবেলার থেকে দিদিকে সুতির শাড়ি আর হাওয়াই চপ্পলে দেখেছি, ইউ নো মাই ব্যাকগ্রাউন্ড। কিন্তু আমি এই ধরনের কারাপশন যে হতে পারে এটা আমি বেঙ্গলে এসে কাছের থেকে দেখেছি। ইট ইজ আনবিলিভেবল। আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা রাজনীতিতে দেশ সেবার জন্য এসেছি। আজকে যদি আমি রাজনীতি ছেড়েও দিই, I have no problem, I can put food on my table. But I'm sorry to say, the kind of corruption at the grassroots level. আর এটার আপনারা বলতে পারেন আজকে আমি বিজেপিতে এসেছি বলে তৃণমূলের ব্যাপারে এটা বলছি, কিন্তু আমি তো আসামে থাকি। আজকে সমিতদা ডেকেছেন বলে আমি এখানে জয়েনিংটা করেছি। আমি যখন তৃণমূলের প্রত্যেকটা ফ্যাকশনের কথা শুনি, প্রত্যেকটা ফ্যাকশনই বলে দিচ্ছে যে তৃণমূল ইজ কারাপ্ট। শুদ্ধিকরণ মানে কি আমরা অশুদ্ধ। একজন বলছে আপনারা রেপিস্টকে টিকিট দিয়েছেন, কে দিয়েছে টিকিটটা? আর লোকসভাতে যে ফ্যাকশনটা গেছে বলছে আমরা তৃণমূলের সিম্বল আর চাই না, কারণ এই সিম্বল মানে কারাপশন। সো ফ্যাকশন চারটা আজকে হতে পারে তৃণমূলে, কিন্তু এই চারটে ফ্যাকশনের মধ্যে একটা কনসেনসাস আছে যে তৃণমূলের আমলে ইন দেয়ার টেনিয়ার there has been corruption, it cannot be denied, and শুভেন্দুদা ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। আমি আপনাদের মানে আহ্বান জানাচ্ছি, একবার আসামে এসে দেখবেন দ্য কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি হ্যাজ ডান আন্ডার দ্য প্রাইম মিনিস্টারশিপ অফ নরেন্দ্র মোদীজি। আপনারা শুধু শুভেন্দু বাবুকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, আর যারা বিজেপির এমএলএরা আছেন, আমি শুধু আপনাদের বলছি গিভ দেম 2 years বিফোর 29। আপনারা দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ভারতীয় জনতা পার্টি বদলে দেবে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সো দের আর ভেরিয়াস রিজনস। আপনার মূল প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিলাম, দ্যাট ডেভেলপমেন্ট ইজ এভরিথিং। ডেভেলপমেন্ট ইজ এভরিথিং, অ্যান্ড আমরা যে রাজনীতিতে আছি ইট ইজ ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি। অ্যান্ড আমার সমালোচকরা বলতে পারে আমার অনেক নেগেটিভ আছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমি কারাপশনের পাশে কোনোদিন দাঁড়িয়েছি। I will not stand for corruption. Sushmita ji, what curious, we are Sure. curious. Sure. Your sphere of work is in Assam. Right. Why did you choose to join the BJP in Bengal? Does that mean that there are 3 seats which are up for grabs for Rajya Sabha? You are from West Rajya Sabha Bengal? member from Is there a Bengal promise itself. from the party? See, I'll tell you what, Bharatiya Janata Party is a national party. আমি কিন্তু আমার সাদার্ন অ্যাভিনিউর বাড়িতে বসেও ডিজিটাল মেম্বারশিপ করতে পারতাম, হ্যাঁ, কিন্তু as per the decision of the BJP High Command, which is Nitin Nabinji and Honorable Home Minister of India, Shomikda, Shubhenduda, people of Bengal আমাকে একবার না দুবার রাজ্যসভাতে সুযোগ দিয়েছে। অ্যান্ড কে রাজ্যসভাতে যাবে কে যাবে না সেটার সিদ্ধান্ত তো দিল্লির হাইকমান্ড নেবে, বেঙ্গল এবং বিজেপির হাইকমান্ড নেবে। But I also felt, and Chief Minister of Assam also felt, that you must give Bengal due respect, and because you are an outgoing MP from Bengal. So I am here not in expectation of Rajya Sabha, but I am here as an outgoing MP of Bengal. I hope that answers. Shamikda, अगर थोड़ा सा Shamikda टिकट बताएं। अगर मिलता है आप लोगों तीनों को, तो आप लोग क्या लड़ेंगे चुनाव? 24 जुलाई को चुनाव होना है। हाईकोर्ट ने निकाला है। देखिए, ये तो हाईकमान का डिसीजन होता है, ये तो दादा डिसाइड करेंगे। शोभिता थोड़ा सा अगर बताएं, राज्यसभा का 3 सीट। अरे प्रश्न अगर अगर से शुरू होता है तो पीछे पीछे मगर भी चला है, और अगर मगर में चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहता। আমরা আসলে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি না, সরাসরি জিজ্ঞাসা করছি, 3 জন রাজ্যসভার প্রার্থীকে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আমি বলবো একটা লাইন,
সুখেন্দুদা বলার সময় এটা খুব সুন্দর শব্দ বলেছেন হিন্দিতে, নিস্তব্ধতার শব্দ। তা আপনার নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা শব্দের জন্য অপেক্ষা করুন। आज 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों की ज्वाइनिंग हुई है। कल ममता बनर्जी कालीघाट पे थी, कल वो अपील कर रही थी अपने पास जो विभिन्न गुट बन रहे हैं उन्हें कह रही थी कि आइए वापस से आइए, साथ में आइए, साथ मिलकर काम कीजिए। देखिए ये तृणमूल अंदरूनी मामला है। अभी तो इस टेबल पे आप तृणमूल के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकते, इसलिए ये तीनों ने अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, हमारा परिवार की सदस्य बन गया। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। और अब मैंने चुनाव का पहले भी बोला था, अगर राष्ट्र विज्ञान सही है, अगर सोशियोलॉजी में कुछ है, सोशल साइंस बोलकर कुछ चीज है, तो तृणमूल जाएगा, तृणमूल जा करके रहेगा। हम बोला था अब याद करिए, हम लोग ऐसा नया कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बोला था जो आसमान नवान्न में आ सकते हैं, गंगा जी का पानी राइटर्स की फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जा सकते हैं, अनुपम खेर की सर पे फिर से बाल उगाल सकते हैं, लेकिन तृणमूल चौथे बार सत्ता में नहीं आएगा। और तृणमूल सिर्फ सरकार नहीं जाएगा, तृणमूल पार्टी समाप्त हो जाएगा। आज के दिन में तृणमूल की दरवाजे पे जनता ने ताला लगा दिया। बाचे बुचे जो ऑफिस था उसमें तृणमूल ताला लगा रहा है, ऐसे ही होने वाला था। और ममता जी बहुत कुछ बोला है, अभी जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। एक सवाल है, एमसी की ओर से लगातार महुआ मोर्चा कह रही है कि जो सुविधावादी है वो लोग बीजेपी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जब यहाँ पे उनको सब कुछ फैसिलिटी मिला था वो टीएमसी में आज डूबते हुए कबाड़ में वो लोग छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। क्या देख के आपने भी बीजेपी ज्वाइन किया? किसका नाम बोल रहे हैं आप? महुआ मोर्चा। उनकी सबसे बड़ी असुविधा ये है कि उनको कोई लेना नहीं चाहता, तभी वो तृणमूल में। समझ गए ना? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। बीजेपी में आप आए हैं, किन कारण से आप अगर तो बोल ही दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से बंगाल में जीत के आई है और जिस तरह से आसाम में आप लोगों ने देखा है बहुमत उनको मिली है, उड़ीसा में मिली है, त्रिपुरा में मिली है, इससे पूरा साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और मैं ये कह सकती हूँ कि आसाम में मैं रहती हूँ और आसाम में आपको पता है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है और जो परिवर्तन और जो प्रगति का काम हुआ है, अगर आप तुलना करें, इसकी तुलना किसी भी पिछले सरकार से नहीं हो सकती। ये तय है। आप किसी सरकार की अच्छाई कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, पर जो डिलीवरी टू द लास्ट माइल है उसमें मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई पार्टी इस देश के इतिहास में नहीं कर पाई। जो कुछ आपने देखा बाहर से देखा ना, कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। हिंदुस्तान में 800 सांसद हैं कुल मिला के, लोकसभा और राज्यसभा। 800 सांसद में से मैं ही पब्लिकली डिमांड किया था कि जिस तरह आरजीकर कांड का प्रमाण सबूत इसको मिटाया जा रहा है, उसमें पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, मतलब गिरफ्तार करके उसका पूछताछ किया जाए। दूसरे किसी का हिम्मत नहीं हुआ था सब ये बात बोलने का। उसके बाद मैं अस्वस्थ था, बहुत ही सीख था। एक दिन में 2 बार हमको बुलाया गया लाल बाजार में नोटिस देके। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा, मैंने कभी नहीं बोला नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं, हम चोर है क्या, डाकू है क्या, लाल बाजार दिखाते हैं हमको क्या डर। लेकिन आई वॉज बेड रिडन, आई सेंट माई मेडिकल टेस्टिमोनियल्स इन स्पाइट ऑफ दैट, दोज वर नॉट कंसिडर्ड, देन आई हैड टू मूव द कलकत्ता हाई कोर्ट। एवं और वहाँ पे आके मेरे बड़े भाई जो वकील है उन जैसा, उनको पकड़ के बोला कि आप वो ट्वीट को उठा लीजिए, हम भी केस उठा लेते हैं। तो मैंने देखा कि 33 लाख लोग
मेरा ट्वीट देख चुका है, मेरा पर्पस सब हो गया। अब ट्वीट हटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पीस मांगना चाहता हूँ, मेरे एक बेटी है, पोती है, हमारा बहुत पति गुजर गए 3 महीना पहले। अगर मैं भी गुजर दूँगी हर रोज, उसके बावजूद भी 3 महीना 4 महीना लगातार मेरे टेलीफोन पर, मोबाइल पर धमकी आ रहा था कि हमको हत्या किया जाएगा, हमारा बेटी को, पोती को किडनैप किया जाएगा। ये क्या मैं ढोल बजा के सबको बोलूं? और किसके पास जाऊं? उस पुलिस के पास, जो पुलिस एक दिन में हमको 2 बार सामान किया था लाल बाजार में, वो विचार देगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। हम तो समझ गए, उसी समय रिजाइन कर सकता था, लेकिन हमको डर था कि शायद मुझे भी सुपारी किलर लगा के ये कत्ल कर सकता है। क्योंकि बंगाल में जैसे बीजेपी का 400 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक उनका कत्ल किया गया, हमारा पार्टी का उस समय जो पार्टी था, उस समय पार्टी का भी वर्कर लोग को कत्ल किया गया। एक ही पार्टी का आदमी एक ही पार्टी को कत्ल कर रहा है। ये वातावरण था, एक भय और संतरास का वातावरण। तो हम अपने फैमिली को केयर करने का हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं था क्या? सुना आपने? तो भाई ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और ममता बनर्जी तो इससे सदमे में है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।